हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, आज हम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों की बात करेंगे जो 2025 के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इन ऑब्जेक्टिवों का हम जो है आंसर जानेंगे प्लस उसका जो है एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो अगर आपने ठान लिया है 2025 में अपना अच्छा स्कोर बनाना, अपने माता पिता और गुरुजनों का जो है नाम रोशन करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके साथ अंत तक जो है बने रहेंगे और आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। और 100% अगर आप जो लोग सहयोग बनाए रखेंगे तो निसंदेह आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो हमें यहाँ पे अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे भैया, कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से डिवाइड होती हैं वही हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, बाकी जो है भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ जीरो की बात करें, जीरो तो एक हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। एक ना तो भाज्य होती है, नोट में लिख सकते हैं कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दो, फिर इसकी चर्चा 8 को देख लेते हैं। 8 हमारा देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी और 4 से भी और 8 से भी, तो ये भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, जो स्वयं से कटेगी और 1 से। इसके अलावा अगर 3 गुणनखंड हो रहे हैं तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे गलत करते हैं, है बहुत आसान, लेकिन जो है ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछी जा रही है तो 2 ही बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के हल हैं। अब इसके हल की बात कर लेते हैं। इसको अगर हम हल करेंगे तो देखते हैं कि कौन सा हल आता है। एक अद्वितीय हल आता है कि 2 हल आते हैं, क्या परिमित रूप से अनंत हल हैं कि कोई हल नहीं। तो हम बताए थे जब चैप्टर वाइज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, अगर उन सीरीज को नहीं देखें तो वहाँ अगर उस चीज़ को देख लेंगे तो ये जो है क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। तो हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना है। कह रहा है हमारा समीकरण दिया है 3x - 7y, 3x - 7y, 3x - 6x है, 6x - 7y = कितना है, 1 है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। फिर 3x - 4y = कितना है, 5। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हमें बताना है कि इसके हल क्या है। एक अद्वितीय हल है तो हमारी जो कंडीशन लग जाएगी वही इसका हल हो जाएगा। तो हम बताए थे संतुलित कर लेना होता है समीकरण को। अगर संतुलित कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करना है तो भी जैसे दोनों बराबर के उस पार हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। तो हम बताए थे कैसे रखना होता है, a1/a2 रखो, मतलब 6 बटे कितना, 3। फिर यहाँ लिखो -7/4, फिर यहाँ लिखो 1। तो यहीं से अगर हमें देख लेना दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है दोनों बराबर, तो यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट इक्वल। ठीक, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिला कि यहाँ पे भाई 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पे 2 लिखा है, डज नॉट इक्वल कितना, -7/4। अगर ये दोनों बराबर नहीं मिलते हैं तो यहीं आगे वाला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती, हमें आंसर मिल जाता है यहीं पे। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है। a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, जो कि ये इस कंडीशन का नाम क्या है, अद्वितीय हल। किसके लिए होता है, अद्वितीय हल। हम जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा किए हैं। अद्वितीय हल 3 कंडीशन होती हैं, एक अद्वितीय हल होता है, एक कोई भी हल नहीं, और एक होता है अनंततः अनेक हल। तीनों की कंडीशन अद्वितीय हल की हो गई a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, कोई भी हल नहीं की होती, यहाँ बराबर हो जाता है, डज नॉट इक्वल c1/c2। अनंततः अनेक हल में सभी बराबर होते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम जो है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक क्रमशः 1,5 और 7,13 हों तब उसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से पहले पढ़ लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से पहले पढ़ो, बिल्कुल सिंपल होते हैं, बस घबराना नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों के, तो सबसे पहले हमारे जैसे व्यास वृत्त की बात आई है तो हम पहले वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त क्या होता है,
एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या होता है? नियत बिंदु। नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय, ये छोटे छोटे बिंदुओं के समुच्चय को ही क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को, समुच्चय का मतलब होता है समूह, क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो अब वृत्त के जीवा क्या होती हैं? वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखाखंड, क्या होता है? रेखाखंड। अगर रेखा बोल दोगे तो वही हमारी छेदक रेखा हो जाएगी। जीवा की बात रेखाखंड में करना, क्योंकि वो रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, मतलब कोई निश्चित भाग होता है। तो जीवा क्या होती हैं? जो हमारी वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। और ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के प्यारे बच्चों चली जाती है, वो इसी जीवा का नाम क्या पड़ जाता है? व्यास पड़ जाता है। इस केंद्र से अगर कोई भी जीवा डाल देते हो, उसका क्या नाम है? व्यास। तो हम यहाँ से देखें क्या क्या हमें क्वेश्चन में जानकारी दी है। कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों के, तो जैसे हमने ये मान लिया कि ये हमारा ए बी व्यास है। इसके सिरों के निर्देशांक दिए हैं क्वेश्चन में। क्या क्या दिए हैं? 1,5 और 7, 1, 5, फिर दिया दूसरा 7, 13, 7,13, ये हमें निर्देशांक दिए गए हैं। 1, 5 और 7,13 है यहाँ पे। तो अब हमें ये बताना है कि त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ही क्या होती? त्रिज्या होती है। जैसे ये हमारा O है केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो, चाहे यहाँ से यहाँ तक की, दोनों क्या होंगी? त्रिज्या होंगी। तो यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? AB की दूरी निकाल लें और उसी का आधा कर दो। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो AB क्या है? व्यास है, तो AB निकाल लीजिए। तो जब निर्देशांक दिए होते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो तो बहुत ही सिंपली तरीके से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। उसी का हम हाफ कर देंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। x2 क्या होता है प्यारे बच्चों? ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। मतलब पहले वाला x और दूसरा वाला y। ठीक, x को क्या बोलते हैं? भुज, और y को कोटि। x2 कितना है? 7, तो 7 माइनस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 13, 13 माइनस का 5 होल ऑफ स्क्वायर बराबर यही वैल्यू आ रख दिए। x1 की जगह 1, y1 की जगह 5, x2 की जगह 7, y2 की जगह 13, इस फार्मूले में रख दिए हैं। यही हमारा दूरी का सूत्र होता है। मतलब AB की दूरी लिख सकते हो, AB की दूरी बराबर। अब जो है हम इसको 7 में से 1 गए 6, 6 का वर्ग कितना होगा? 36, 9 तो ऐसे लिख दो अभी। 13 में 5 घटाओ कितना आ जाएगा? 8, 8 का वर्ग, तो 6 36 प्लस 8 64 बराबर कितने हो जाएंगे? 100। 100 किसका वर्ग होता है? 10 × 10 लिख सकते हैं, 10 हमारा आ जाएगा बाहर। ये AB क्या आया? AB की दूरी, AB अर्थात हमारा वृत्त का क्या है? व्यास है। AB बराबर कितना आया? AB आया 10 इकाई। AB कितना आया हमारा? 10 इकाई। जब कोई भी चीज़ ना दी हो मात्रक तो वहाँ पे इकाई लिख देते, 10 इकाई आए। AB 10 इकाई। तो AB व्यास है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हमारी होती है व्यास की आधी, मतलब व्यास बटे कितना होता है? 2। जब व्यास के रूप में यहाँ हमें दिया गया है 10, अब बटे करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 5। यही जो है सिंपली तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 5 में दिया गया, सॉरी B में दिया गया है 5। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दी गई आकृति में त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज है ADC, तब P का मान हमें ज्ञात करना है। हमें जो है यहाँ पे चित्र जो है बना हुआ है और इसकी वैल्यू हमें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। अब जो है हम यहाँ पे बस समरूप त्रिभुजों में क्या होता है प्यारे बच्चों कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं तथा उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जैसे AB के संगत भुजा कौन है? AC है, तो AB/AC कर देंगे, BD/DC कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं चौथा नंबर की क्वेश्चन को कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्योंकि हमें दिया क्या है? त्रिभुज ना हो तो हम बना दें एक बार। त्रिभुज हमें ऐसे बना हुआ है,
ये हमारा त्रिभुज है, इसका नामकरण ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और यहाँ से ए डी, ए डी, ए डी। अब जो वैल्यू हमें दी गई हैं क्वेश्चन में क्या क्या दी हैं, ए बी 18 सेंटीमीटर है, ए बी 18 सेंटीमीटर है और यहाँ पे बी डी कितना है, पी है और ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये पी है। तो हमें ये दोनों त्रिभुज क्या दिया है, समरूप है, मतलब ए डी बी, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। तो हम जानते हैं बच्चों कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसी कंडीशन को हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजा, इसकी संगत भुजा कौन होगी, ये होगी संगत भुजा ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू बी डी अपान डी सी। यहाँ पे लिखना हो तो लिख देंगे, हालांकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, हमें मात्र आंसर चाहिए। अब लगाने का हम जो है तरीका हम किस तरह से किए हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, एक ही अनुपात में होती हैं, समानुपाती होती हैं। ए बी की वैल्यू रखें, ए बी का मान कितना दिया गया है, ए बी हमारा 18 है, ए सी कितना दिया गया है, पी इक्वल बी डी कितना दिया गया है, पी अपान डी सी कितना दिया है, 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 18 दूना 36, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस ऐसे भी कर सकते हैं, 6 का वर्ग इसको लिख सकते हैं, घात से घात की तुलना करेंगे तो पी का मान हमें बहुत ही सिंपल तरीके से प्राप्त हो गया, कितना, 6 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, कह रहा था पी का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का मान हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan a इक्वल कितना दिया है, √3, tan b इक्वल कितना दिया है, 1/√3, तो tan a प्लस b का मान होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan a इक्वल कितना दिया है, √3, tan b कितना दिया गया है, tan b इक्वल दिया गया है 1/√3। तो हमें tan a प्लस b का मान बताना है। चूँकि tan a प्लस b का हमें वैल्यू प्राप्त करना है, तो सूत्र होता है, चूँकि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 - tan a इंटू tan b। ये हमारा फार्मूला होता है, इस फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। tan a का मान कितना है, √3, तो √3 प्लस 1/√3 अपान इसकी जगह 1 - tan a का मान √3 इंटू 1/√3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, √3 हमारा एलसीएम आएगा, तो √3 का गुणा √3 से 3 प्लस का कितना, 1 अपान यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा, ये 0 बनेगा, कितना बनेगा, 0। यहाँ पे हमारा बन जाएगा 0। तो ये बटे में है 0 से अगर किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, मान हमारा इनफाइनाइट आ जाता है, अपरिभाषित। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, अपरिभाषित अगर कहीं पे दिया गया है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। तो ये जो है हमारा इनफाइनाइट, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। बस हमें जो है फार्मूला याद रखना, tan a प्लस b बराबर कितना होता है, tan a प्लस tan b अपान 1 - tan इंटू tan b। हमें वैल्यू दी गई है tan a की और tan b की, यहाँ पे वैल्यू रख देना है, उसी को हमें सॉल्व कर लेना है। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हर में है ये 0 इसके गुणे में जाएगा तो बटे में ही रहेगा। तो जैसे हम 0 से भाग देते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है या परिभाषित होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद दिया है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 है, तब अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल हमें बताना है। ठीक है, तो हमें जो भी चीज़ें दी होती हैं पहले उन चीज़ों को हमें लिख लेना है।
और बहुत ही आसानी से फिर हम कर लेंगे। क्या क्या दिया गया कर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। त्रिघात बहुपद हो जाएगा। द्विघात का मतलब हो जाता है एक ऐसा बहुपद जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ त्रिघात की बात आई है तो 3 घात लगी का 1 शून्यक माइनस 1 है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई शून्यक होता है किसी भी बहुपद का तो उस बहुपद को क्या करता है? संतुष्ट करता है। तो इसी चीज़ को हम x की जगह पे क्या कर देंगे? -1 रख देंगे, इक्वल में कितना? 0 रख देंगे। तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल हमें कितना होगा ये पूछा गया है, तो उस चीज़ को हम फिर प्राप्त कर लेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। 6वां क्वेश्चन। बहुपद क्या दिया गया है? एक्स क्यूब प्लस AX स्क्वायर प्लस का BX प्लस C का एक शून्यक -1 है। इसलिए क्या होगा बच्चों? इसलिए इसको संतुष्ट करेगा। -1 का क्यूब प्लस A -1 का स्क्वायर प्लस B -1 प्लस का C इक्वल टू कितना? 0। मतलब उसका जो है बहुपद का मान कितना होगा? 0 आ जाएगा। अगर ये हमारा शून्यक होगा इसका तो बराबर में कितना? 0। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। तो 1 माइनस का काहे, क्योंकि घात काहे की लगी है? विषम घात है तो माइनस का 1, यहाँ पे प्लस सम घात है तो प्लस का A, यहाँ पे माइनस का B और प्लस का C इक्वल टू कितना? 0। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो A माइनस B प्लस C इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमें वैल्यू प्राप्त हो गई A माइनस B प्लस C बराबर कितना? 1। अब हमें क्या बताना है? उसमें कह रहा है अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा, तो हमें अन्य दो शून्यकों की गुणनफल की बात करना है। तो यहाँ से हम जो है C की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C इक्वल कितना आ जाएगा हमारा? ये उधर जाएंगे तो जैसे जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो प्लस का B हो जाएगा, माइनस का A और प्लस का कितना है? 1। अब जो है हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे एक बार। हमें निकालने के लिए बोला है कि अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। हमें गुणनफल बताना है। तो हमें एक चीज़ पता है, जब 3 शून्यक दिए होते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। तो यहाँ से हम अल्फा की जगह अल्फा और 2 शून्यकों का हमें पूछा कि अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल, मतलब अन्य 2 शून्यकों का हमें गुणनफल बताना है। उस चीज़ को हम यहाँ पे रखे रहेंगे। अल्फा और बीटा की जगह पे कुछ नहीं रखना है। गामा का मान हमें दिया गया है, क्योंकि एक शून्यक हमें कितना दिया था? -1। तो गामा की जगह पे रख दें -1। तो अल्फा इंटू बीटा अब -1 इक्वल टू D का मान क्या होता है? ये है, यहाँ से तुलना जब करेंगे तो ABCD, ये D का मान कितना? -C/A का मान कितना है? यहाँ पे A का गुणांक कितना है? 1। जब त्रिघात बहुपद से तुलना करेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा? 1। माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C की जगह C की वैल्यू रख दें तो B माइनस का A प्लस का 1, यही हमें लाना था, जो कि हमारा बहुत ही आसानी से पहले भी हमें C की जो वैल्यू प्राप्त हो गई थी। संयोग बस वही मान आ गया है। तो हमारा ऑप्शन किस में दिया गया है? B माइनस का A और 1। हमारा ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, देख पा रहे होंगे, B माइनस का A प्लस का 1, जो कि यही हमारा आंसर है। तो C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है निम्नलिखित बंटन के लिए। बंटन दिया गया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम। विद्यार्थियों की संख्या 3, 12, 27, 57, 75 और 80। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखें तो ये क्या है? हमारी एक क्या दी गई? संचयी बारंबारता दी गई। तो हमें क्या बता? बहुलक वर्ग बताना है। तो जब तक हमें आवृत्ति नहीं पता होगी या बारंबारता नहीं पता होगी तब तक हम जो है बहुलक वर्ग नहीं बता सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें यहाँ पे बारंबारता निकालनी होगी। यहाँ पे संचयी बारंबारता पहले से दे दिया। कैसे जानेंगे कि संचयी बारंबारता है? आंकड़े जो है एक क्रम में जुड़ते चले आए हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया है, कहाँ 80 है लास्ट में, मतलब एक क्रम से जुड़ते हुए आए हैं, बढ़ते ही चले आए हैं।
तो हम जो यहाँ से अंक हैं, कौन सा नंबर है, 7वां क्वेश्चन है। 7वां जो भी हमें अंक दिए गए हैं तो जैसे अंक उसी तरह से नोट कर लेंगे, फिर यहाँ पे एक बारंबारता का बनाएंगे और विद्यार्थियों की जो संख्या है वो संचयी बारंबारता के रूप में लिखी है। तो 3, 12, हमें इनसे कोई मतलब नहीं, अंक से कोई लेना देना नहीं होगा। बस हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को हल करे ले रहे हैं, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे क्वेश्चन में देख करके। हमें चूँकि समय बचाना होता है, 3, 12, 27, 57 और 75, 80। अब कैसे निकालते हैं बारंबारता, अगर संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ये क्या है, बारंबारता बना लेंगे, बारंबारता। तो जो कहते हैं इसको क्या कर देना होता है, उतार देना होता है, फिर क्या करेंगे, माइनस करते हुए लिखते चले जाएंगे। 12 में से 3 घटाओगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा, 9। ठीक है, फिर 27 में से 12 इस तरह से घटाना होता है, उस संचयी बारंबारता में जोड़ना होता है और बारंबारता निकालना है अगर, तो पहले इस संख्या को रख दो यहाँ पे, फिर घटाना स्टार्ट करना होता है। 12 में से 3 घटाओगे कितना आया, 9। फिर 27 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15। मतलब कि हमारा कितना आ जाएगा, 15 यहाँ पे। फिर 57 में से 27 माइनस कर, 7 में 7 गए 0, 5 में 2 गए 3। फिर यहाँ इसमें माइनस करोगे, 15 में 7 गए 8, यहाँ पे 6 में से 5 गए 1, 18। फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5। कितना आएगा, 5। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 30 है, जो कि हमारा 30 किस में है, 1, 2, 3 चौथे नंबर पे। तो यहाँ से फिर भी हमें देख लेना, 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे कौन है हमारा, 40 से कम। तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें बारंबारता सही से बना नहीं है, तो इसको क्या बनाएंगे, 0 से 10, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पे बनाए दे रहे हैं 0 से 10, फिर 0 से 10, 10 से 20, 20 से कितना हो जाएगा हमारा 30, और 30 से हो जाएगा 40, 40 से 50, और 50 से 60। तो अब जो है हमें सबसे अधिक बार हमें बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी आवृत्ति मतलब बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होगी वही क्या होता है, हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग हमारा क्या हुआ, 30 से 40। 30 से 40 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन, x² - 1/9 = कितना दिया, 0। तो हमें x का मान होगा बताना है। 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है। 8वां को ध्यान से देखेंगे, कितना है, x² - 1/9 = कितना दिया है, 0। हमें x की वैल्यू प्राप्त करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x², इसका पक्षांतर कर दें उस साइड जाएगा तो प्लस का 1/9 हो जाएगा। तो x², अगर एक चीज़ देखें तो ये किसका है, 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा, घात से घात कैंसिल हो जाएंगी, घात की तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस लगा देंगे 1/3। यही हमारा आंसर होगा, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि रूट में जब निकालेंगे तो प्लस माइनस का ही लिखेंगे। तो प्लस माइनस 1/3 किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन, 9वां ऑब्जेक्टिव क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। ये तो हम एक आप लोगों को ट्रिक बता दें, जब भी ऊंचाई छाया के बराबर हो या छाया ऊंचाई के बराबर हो उस समय कोण कितने का बनता है, 45 डिग्री का बनता है। ये बिल्कुल याद कर लेना है, हम निकाल करके भी दिखाई दे रहे हैं कैसे होता है। क्या कह रहा है, तो हमें सबसे पहले जब भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है तो हमें समकोण एक बनाना पड़ता है। समकोण ये हमारा बन गया। अब क्या बोला है, कर मीनार की ऊंचाई, जैसे ये हमारी क्या है, एक मीनार है, BC मीनार हो गई, कि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान है। मतलब मीनार की जो भी ऊंचाई है, जैसे ये h है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई हमने h माना है, तो छाया की लंबाई के समान है, छाया की लंबाई की कह रहा है, मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान है। मतलब इसकी छाया की लंबाई जैसे तुम कितनी मान लो, h मान लो, तो ये ऊंचाई को भी क्या कह रहा है, वो h ही होगी, मतलब इसकी छाया की। जैसे कोई आदमी खड़ा होता है, उसकी
जो परछाई होती कहाँ बनती है, क्षैतिज में बनती है। तो ये जैसे ये हम मीनार है, इसकी छाया यहाँ क्षैतिज में बनेगी। तो छाया की कह रहा है जितनी ही उसकी लंबाई है उतनी ही उसकी ऊंचाई भी है। तो छाया की हमने मान लिया कितना h है, तो ऊंचाई को भी वही चीज़ बोला है, तो h ये हो जाएगा। तो यहाँ हमें थीटा मान लेना है कोण। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लाल बटे कक्का से अगर हम निकालेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा इक्वल टू लंब की जगह लंब का मान रखो h है, आधार की जगह आधार का मान भी रखो h है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आया 1। तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, tan में किसका मान होता है, एक tan 45 का, किसका होता है tan 45। tan से tan हमारा यहाँ पे थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। tan से tan डिवाइड हो जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। हम वैसे भी बताए थे जब भी ऊंचाई और छाया समान आ जाए तो हमें उस समय कितने डिग्री का कोण में लगाना है, 45 डिग्री का कोण ही बनता है। 10वां क्वेश्चन और आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य कितना दिया गया 6 है, तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे सही से, एक बार और देख लीजिए ये। अब इसके बाद हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। हम 10-10 सब्जेक्टों की जो है सीरीज चलाएंगे और वो हमारा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल ही रहे हैं। तो जो है प्लीज़ सभी बच्चे जो है घर में मेहनत करें और इन चीज़ों को जो है 1 से 2 बार देखें और रिवाइज करें। निम्नलिखित बंटन का माध्य कितना है 6 है, तब ए का मान हमें ज्ञात करना है। बंटन क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है हमें x दिया है पहले से, मतलब मध्य बिंदु हमें पहले से दे दिया है, बहुत ही ईजी है। मध्य बिंदु x1 दिया है xi और fi दिया है। तो कितना क्या निकालना होता है, fx निकालना होता है हमें। ये xi है तो यहाँ भी i लगा देना है। अब जो वैल्यू दी गई उनको रख लें। 2 4 6 10, xy में कितना दिया है 2 4 6 10, 1 प्लस का 5, फिर fi में 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 2। अब फिर fx निकालना होता है। चूंकि हमारा सूत्र, क्यों हम fx निकालें, चूंकि सूत्र होता है समांतर माध्य के x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो fx मतलब यहाँ पे i लगा है तो i लगा देंगे हम, यहाँ भी i लगा है तो यहाँ ये i लगा देंगे। और सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब योग। किसको किसको जोड़ने की बात कर रहा है, सिग्मा f को निकाल लेंगे और सिग्मा fx को, ठीक। तो अब यहाँ fx कैसे आएगा, f इंटू x लिखा, मतलब इनका गुणा कराओ। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 18, 10 एकन्नम 10। अब 2 का गुणा कर 2 1 2a हो जाएगा, इसको अलग लिखना, 2 पंचे 10, ठीक। अब जो है हम इन सबको जोड़ लेंगे और हमें जो भी वैल्यू अभी और कुछ दी है, माध्य 6 दिया है, तो इसके नीचे हम 6 रख देंगे बराबर सिग्मा f कितना, सिग्मा f निकाल लेते हैं। सिग्मा f कितना आएगा, 3 2 5 3 8 1 9 2 11। और सिग्मा fx कितना आएगा, 8 6 14 14 8 22 22 की 2 हासिल 1, नहीं सॉरी 2, तो 2 1 3 1 4 1 5 कितना 52। अब प्लस कितना, ये 2a को नहीं जोड़, 2 उसी तरह से ये लिख दिए हम 2a। अब जो है वैल्यू रख दो, तो कितना है हमारी वैल्यू 52 प्लस का 2a अपान सिग्मा f की वैल्यू कितनी है 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा जो है a का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं इस चीज़ को यहाँ पे किए दे रहा हूँ। क्या है हमारा यहाँ पे, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई 11 छक्का 66, या 1 का इधर कराएंगे तो 52 प्लस का 2a इक्वल टू 11 छक्का 66। तो 2a अपनी जगह पे रखो, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 66 माइनस का कितना 52, तो 2a इक्वल टू 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 5 गए 1, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो a का मान क्या 2 7 14, 7 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, देखें ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारा सी, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप ये जो है आप लोगों के समझ में आ गया होगा और हमारा सेशन ये अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग इस
चीज़ का सही से उपयोग कर पाएंगे और अपना जो है अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे और अपने माता पिता और गुरुजनों का जो है नाम रोशन करेंगे। तो थैंक्स बच्चों।